हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट 7 जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं और वो एसएसटी क्लासेस जो प्रॉपर एनसीईआरटी की ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसके 5 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ज्योग्राफी का आज 5वां चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यह वीडियो, यह क्लास जिस विद्यार्थी ने नहीं देखी, समझो उसने बहुत कुछ खो दिया, उसने बहुत कुछ पढ़ने से मिस कर दिया। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये तो है ही, जो छोड़ दिया है वो भी हाईलाइट करने लायक था लेकिन नहीं किया, वरना पूरी की पूरी पीडीएफ रंगीन हो जाती। तो ये जो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार जरूर महसूस होगा कि ये जो हम इतनी महंगी महंगी किताबें खरीदते हैं, ये सारा ये लोग कंटेंट यहीं से उठाते हैं, एनसीईआरटी से ही उठाते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट 6, 7, 8 का ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और एक भी लाइन इसमें मिस करने वाली नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। सबसे पहले तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि एक एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। आप लिखने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। चैप्टर मुझे लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें समझाना बहुत है, अच्छी चीज़ें बहुत दी गई हैं। चलिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो हैं इनकी हम बात करेंगे। इससे पहले के 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। तो यहाँ से बात हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा आराम से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत आराम से, बिल्कुल मिस मत करना। चलिए, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। दूसरा, हमारे 7 और भी ग्रह हैं लेकिन वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ जीवन संभव नहीं है ना। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, भूमि, जल, हवा, पृथ्वी, वो सब चीज़ें यहीं पर मौजूद हैं। बाकी दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये सब चीज़ें मिल जाएं। इसीलिए जो लाइफ है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही पॉसिबल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक, ध्यान दीजिए, पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक कितने हैं? सिर्फ 3 घटक जो हैं वो पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं और आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तीनों घटक का, जो पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, इनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, पहला जो घटक है वह है पृथ्वी। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। नोट कीजिए, एक एक लाइन में लिखते चले जाइए, पैराग्राफ मत बनाइए, एक एक लाइन में लिखिए। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। कहाँ ये सारी गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर 97.5% तो जल ही है। ठीक है, 2.5% जल बचता है हमारे यूज़ के लिए, इसीलिए तो पानी की कमी है। पृथ्वी का बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। इस तरीके से क्लियर होता है कि पर्यावरण के 3 घटक हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड, क्लियर हो गई सर। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं शामिल हैं, इंक्लूड हैं, जैसे बर्फ भी जलमंडल में आता है, जल और जलवाष्प, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जीवमंडल आता है। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, समझते हैं भूमंडल को। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है यहाँ पे, नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, चलिए भूमंडल की बात कर लेते हैं।
एक एक लाइन बहुत कीमती है इस चैप्टर की। ठीक है, जूम कर लेते हैं। भूमंडल को समझिए। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है प्यारे दोस्तों, उसको क्या नाम दिया गया है? भूमंडल नाम दिया गया है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। भूमंडल किसका बना होता है? तो यह भूपर्पटी यानी कि जमीन के ऊपर जो पतली परत होती है उसकी भूपर्पटी की जो चट्टानें हैं, है ना, और मिट्टी की जो पतली परतें होती हैं उनका भूमंडल बनता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पृथ्वी की सतह को कितने मुख्य भागों में बांटा जा सकता है? दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थल वाले भूभाग हैं उनको महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जलाशय का मतलब जो बड़े बड़े जैसे समुद्र हैं, महासागर हैं, उनको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। महाद्वीप क्या है? बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि पूरे विश्व के, पूरे संसार के जो महासागर हैं, चाहे वो आपका जो है प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत, जितने भी महासागर हैं सब एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। चित्र 5.1 जो है वो यहाँ पे है नीचे, लेकिन इसको इस तरीके से दिया है, हम इसको अभी रोटेट कर लेंगे, डोंट वरी। इतनी बात क्लियर होती है, चित्र 5.1 में चीज़ों को हम समझ पाएंगे। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? अभी बताएंगे आगे। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। नोट कर लीजिए, समुद्री जो जल होता है इसका जो तल है वो सब जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई उसको कहाँ से मापते हैं? क्या जमीन के ऊपर जो परत है उससे मापते हैं? नहीं, समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। नीचे जो है उसको शून्य माना जाता है। समुद्र तल जो है वहाँ पे शून्य मान करके फिर उसकी ऊंचाई ऊपर की मापते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको रोटेट कर लेंगे अभी हम। यहाँ से कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं, देखिएगा। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। नोट कीजिए, लिखिए, तुरंत लिखिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है। डियर फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ओके, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। नोट कीजिए जल्दी से, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का है। नाम क्या दिया गया उसको? वह मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा भाग है। गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाद्वीप की। अब इसमें अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, अभी समझ लेंगे, थोड़ा और पढ़ लीजिए पहले। महाद्वीप की बात करते हैं। यहाँ से किसकी बात करते हैं? महाद्वीप की। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं डियर फ्रेंड। कितने? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? और ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र 5.1 पे आकर के देखते हैं इनको। ये पिक्चर आपके सामने है, थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए। तो जो है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप बताए गए हैं डियर फ्रेंड? पृथ्वी पर टोटल 7 प्रमुख महाद्वीप बताए गए हैं। कौन कौन है? पहला उसमें बताया गया है एशिया। एशिया जो है यह सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, इसलिए इसका भाग देखिए कितना है। ओके, एशिया है। दूसरा क्या बताया था अभी पीछे हमने? यूरोप बताया था। एशिया के पश्चिम में ही यूरोप तुरंत सटा हुआ है।
इसके बाद क्या बताया था, अफ्रीका था 3 नंबर पे। अफ्रीका कहाँ गया देखिएगा, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, 3 हो गए। इसके बाद उत्तर अमेरिका हो गया। उत्तर अमेरिका हमको कहाँ मिलेगा, ये रहा उत्तर अमेरिका। और क्या है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, ये रहा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण में मिलेगा सॉरी, ओके। और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ मिलेगा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या था, इसमें ऑस्ट्रेलिया के बाद था अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देखिए बिल्कुल नीचे है, ये रहा, ये क्या है, ये अंटार्कटिका है। तो ये 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, वो सातों आपके सामने हमने गिना दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो 7 महाद्वीप हमारे जो थे वो क्लियर हो गए। अब ये कह रहा है कि चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख लिया हमने। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें स्थल का बहुत बड़ा भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से समझिए, विश्व का एशिया, अभी मैंने बताया था आपको, एशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नोट कीजिए, लिख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कितनी दूर में, यह पृथ्वी का जितना जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है, उसके 3 हिस्से में तो एशिया ही फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है एशिया, ठीक है। कर्क रेखा, अच्छा पूर्वी गोलार्ध कहाँ है, देखिएगा, अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो ये ऐसे डायरेक्शन बनता है ना। ये क्या होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का मतलब है कि ये 0 पे होती है। इससे अगर इधर आओगे तो दक्षिण में चले जाओगे, इधर जाओगे तो उत्तर में चले जाओगे। तो एशिया जो है वो पूरब में स्थित है। ये कहाँ है, ये इस डायरेक्शन में, सीधा इस डायरेक्शन में है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये जो महाद्वीप है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है डियर फ्रेंड। कौन सी रेखा, जो कर्क रेखा है वो एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कर्क रेखा है कहाँ, ये रही कर्क रेखा, ये लिखा देखिए कर्क रेखा। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, जो कि एशिया महाद्वीप से होकर के गुजर रही है। एशिया महाद्वीप का कुछ हिस्सा कर्क रेखा के जो है इस साइड भी आया हुआ है। ओके, तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। फिर पॉइंट कहता है एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया के पश्चिम में, ठीक है। अब मैं एक एक चीज दिखाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। बात ध्यान दीजिए, यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ भाग है उसको यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप जो है यह एशिया से बहुत छोटा है। देखिए यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ, लाइन कह रही है कि जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। बिल्कुल जी, बहुत छोटा है। देखिए एशिया का हिस्सा देखिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है एशिया। यूरोप बेचारा इतनी दूर में सिमट करके रह गया है, तो जाहिर सी बात है यूरोप एशिया से देखिए एशिया के आगे बहुत छोटा है और यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। बात क्लियर हुई। चलिए, आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, जो आर्कटिक वृत्त है वो यूरोप से होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ओके सॉरी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं अफ्रीका की। किसकी बात करेंगे, अफ्रीका। एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पहला कौन है सर, पहला सबसे बड़ा जो है वहाँ एशिया है। सबसे बड़ा एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सेकंड नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका आता है, ठीक है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग बीच से होकर के गुजरती है। जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश जो है वह अफ्रीका के बीच से होकर के गुजरती है। एक बार पिक्चर में देख लेते हैं। हम आ गए हैं इस मैप पे। देखिए कह रहा था कि जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये तो एशिया हो गया,
ये हमारा अफ्रीका हो गया। ये क्या है? ये अफ्रीका है। इसकी भी काफ़ी एरिया है। ये भी जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, अब ये कह रहा था कि जो विषुवत वृत्त है वो इस महाद्वीप के लगभग बीच भाग से होकर के गुजरती है। जी हाँ, अब देखिए ये विषुवत वृत्त है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये यहाँ से होकर के गुजर रही है। तो लगभग, जैसा कि उसमें लाइन में ही लिखा था कि लगभग बीच से, तो लगभग इसलिए क्योंकि इसका हिस्सा जो है वो दक्षिणी साइड में कम है और उत्तर साइड में ज़्यादा है। तो बिल्कुल बीचों बीच से तो नहीं, लेकिन लगभग आधे से ही गुजर रही है। ओके, ये अफ्रीका है यहाँ से इतना, और ये लाइन यहाँ से विषुवत रेखा यहाँ से होकर के गुजर रही है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है जैसे ये है, ठीक है, यहाँ ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे क्या था, हम अफ्रीका जो है वो यहाँ पे था, इधर ज़्यादा था। ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी साइड, सॉरी उत्तरी तो ऊपर होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये उत्तर साइड है। तो इसका अभी जो मैं पीछे लाइन हम पढ़ रहे थे उसमें ये देख रहे थे कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा बिल्कुल बीच से होकर के जा रही है, किसके, अफ्रीका के। तो अफ्रीका नीचे तो कम है, ऊपर ज़्यादा है, तो इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, इस विषुवत रेखा से इधर जाने पर उत्तरी गोलार्ध आ जाता है। तो बहुत बड़ा भाग जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कम ही हिस्सा इसका आता है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। ये चीज तो जरूर दिखानी पड़ेगी आपको। देखिए हम आ गए हैं मैप पे। अब ये क्या है, अफ्रीका। जैसे कि ऊपर अभी लाइन कह रही थी इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है वह उत्तर साइड में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब लाइन आगे क्या थी, अभी कि इसमें तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं इससे गुजरती? एक तो विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तीनों रेखाएं, ये मकर रेखा यहाँ से ये मकर रेखा जो है वो यहाँ से गुजर रही है। कहाँ से? अफ्रीका से होकर के, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। और विषुवत भी इसी से गुजर रही है, लगभग बीचों बीच से गुजर रही है। कर्क रेखा भी इसी से गुजर रही है। तो तीनों रेखाएं जो हैं वो अफ्रीका से होकर के गुजरती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। ओके, ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों, महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। पॉइंट लिखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहां से होकर के गुजरती है? अफ्रीका से होकर के गुजरती है। मैप के माध्यम से आपको बता दूं कि जैसे ये रही नील नदी, देखिए यहाँ पे ये है नील नदी, ठीक है। ये यहाँ से आ रही है, ये तो इधर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से इधर इस साइड में ये आई, ये आई, ये आ रही, ये आ रही, ठीक है। यहाँ से होकर के गुजरती है कौन? नील नदी। ये रही नील नदी। कहाँ से होकर के गुजर रही है? अफ्रीका से होकर के गुजर रही है। ये भी लाइन हमारी क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब देखिए, कहता है कि अफ्रीका का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती हैं। आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए उसको। अब पॉइंट फिर आप लिखना शुरू कीजिए। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नोट कीजिए, उत्तर अमेरिका जो है आपसे पूछ लेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। पहला कौन है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा नंबर 1 पे महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरे पे आता है, उत्तर अमेरिका तीसरे पे आता है, ठीक है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। संकरा स्थल एक जो बहुत पतला सा या थोड़ी बहुत जमीन से जुड़ा होता है, वो संकरा स्थल होता है। तो जो उत्तर अमेरिका है ये दक्षिण अमेरिका से बहुत संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है।
मैप पे आ गए हैं हम लोग। ये उत्तर अमेरिका है और कह रहा है कि जो उत्तर अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका से, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, इससे बहुत क्या है, संकरे स्थल से जुड़ा हुआ। ये रहा संकरा स्थल, ये यहाँ पे इनका लिंक है, ठीक है, यहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही पतला सा, बहुत संकरा सा स्थल है, यहाँ पे ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए हैं। नाम क्या इसको दिया गया, पनामा जल संधि। आपसे पूछ लेगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस संकरे स्थल से जुड़े हैं उसका नाम बताइए, लिख लीजिए, उसका नाम पनामा जल संधि है प्यारे दोस्तों। पनामा स्थल संधि, क्या नाम, पनामा स्थल संधि से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है उत्तर अमेरिका की ही। किसकी बात हो रही है, उत्तर अमेरिका की ही बात हो रही है। यह जो महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। किसमें, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कितने महासागरों से, 3 महासागरों से, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हो जिनसे ये एक दूसरे से क्या है, कह रहा है यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा, तो हमें उनके नाम बताने हैं अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। अब हम बात करेंगे मैप पे। जो हमारा उत्तर अमेरिका है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, देखिए उत्तरी का मतलब ये हो गया कि भाई उत्तर में स्थित है, ठीक है। ये विषुववृत्त है, ये उत्तर साइड है, तो बिल्कुल ये उत्तर में स्थित है, ठीक है। उत्तरी और पश्चिमी में, उत्तर में जाने के बाद अब ये इधर भी काफ़ी फैला हुआ है, तो ये उत्तर और पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये बनता है, ये बनता है। अब ये इधर उत्तर में, यहाँ से देखो उत्तर में भी स्थित है और पश्चिम में भी स्थित है। तो ये उत्तरी जो उत्तरी अमेरिका है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो महाद्वीप है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से 3 महासागर हैं? पहली बात तो ये है कि इसके जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस साइड देखो, ये जो हिस्सा है पूरा, ये किसका है, ये प्रशांत महासागर है, ओके। दूसरा, पूरब और दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। ये देखिए, अब इसके अगर यहाँ से देखेंगे तो इसको ये आएगा इधर पूरब, और दक्षिण भी आ जाएगा ये इस साइड नीचे देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, ये यहाँ से ये सब फैला हुआ है। तो ये क्लियर हो गई बात। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट क्या है कि क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हो जिनसे हमारा उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूरब और दक्षिण में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इतनी बात क्लियर हुई, वेरी गुड। ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया उत्तरी अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये पिक्चर ये बता रही है जल संधि क्या होती है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये दोनों के बीच में ये क्या है, एक संकरा सा भाग इन दोनों को जोड़ता है, जिसको स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। यहाँ पे उसका नाम क्या दिया गया है? पनाम स्थल संधि। क्या नाम दिया गया है? पनाम स्थल संधि, ओके। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ये दिखाया जा रहा है जल संधि। ये तो बात हो गई स्थल संधि, यानी कि जहाँ पे जमीन आपस में जुड़ जाए वो स्थल संधि है। जल संधि में क्या होता है? पानी का संकरा भाग होता है, पानी का बहुत थोड़ा सा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र हो या फिर महासागर उनको एक दूसरे से जोड़ देता है। इसको स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए, तो वो है पाक जल संधि। क्या? पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती है आपस में। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पॉइंट पे आ रहे थे दक्षिण अमेरिका पे। कहाँ आ रहे थे? दक्षिण अमेरिका को हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? तो इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है। अगर मैं आपको दक्षिणी अमेरिका दिखाना चाहूँ मैप पे, तो देखिएगा मैप पे आ गए हम लोग। ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं। दक्षिणी अमेरिका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये है कि ये जो विषुवत रेखा है इससे इधर आने पर दक्षिण शुरू हो जाता है, तो इसका अधिकांश भाग किधर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और थोड़ा हिस्सा इसका
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे पॉइंट ये कह रहा था कि इसके पूरब और पश्चिम में कौन से दो महासागर हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इसके पूरब में, पूरब का मतलब हम इधर चलेंगे, पूरब का मतलब इधर चलेंगे और पूरब में इसके कौन सा, ये अटलांटिक महासागर हो गया। पश्चिम हम इधर चलेंगे तो पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आराम से समझ समझ के हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, लिख लीजिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ स्थित है, तो यहाँ दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये रही। ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो बिल्कुल इसके उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन नदी है। कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। देखिए, एक एक लाइन को लिखते चलिए। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। कहाँ स्थित है ये, दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मैप पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, इसमें ये रहा ऑस्ट्रेलिया, तनिक सा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। लिख लीजिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कैसे, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के इधर का पूरा हिस्सा, नीचे का, ये दक्षिण में आ जाता है। ऊपर का पूरा हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में चला जाएगा। तो दक्षिण, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट इसमें क्या कह रहा था कि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। बात बिल्कुल सही है। इधर देखिए भैया, नीचे दक्षिणी महासागर है, इधर प्रशांत महासागर से घिरा है, इधर हिंद महासागर से घिरा है। तो चारों तरफ से ये सागर और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, द्वीपीय महाद्वीप। इतना पॉइंट क्लियर होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। बात किसकी हो गई, अंटार्कटिका की हो रही है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब जिधर ऑस्ट्रेलिया है उधर ही अंटार्कटिका भी स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव है यानी कि ये बिल्कुल लास्ट में है, आखिर में। इससे पहले वाली क्लास आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा बिल्कुल नीचे था दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पे ठंड बहुत होती है, जो शीत कटिबंध क्षेत्र होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। ठीक है, ये वो है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे की तरफ बिल्कुल। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता, कोई परमानेंट यहाँ नहीं रहता, बिकॉज ठंड बहुत होती है। बिल्कुल दक्षिण ध्रुव इसके बीच में स्थित है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ पाती है। ठीक है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं भैया, शोध केंद्र, खोज करने वाले। ठीक है, कहाँ, अंटार्कटिका में। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं, इनके नाम है मैत्री एवं भारती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। ओके, तो भारत के मैत्री एवं भारतीय शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं, अंटार्कटिका में स्थित है। सर कहाँ, अंटार्कटिका, एक बार दिखाना तो बनता है कहाँ है अंटार्कटिका। ढूंढिए कहाँ है अंटार्कटिका, इसमें ये बैठा यहाँ, ये रहा, बिल्कुल अंटार्कटिका लास्ट में है। ठीक है, और सूरज की रोशनी कहाँ तक पड़ती है, सूरज की रोशनी भाई सीधा यहाँ विषुवत वृत्त पे पड़ती है सीधी, और यहाँ तक, यहाँ सूर्य है तो यहाँ तक रोशनी कहाँ जाएगी, यहाँ तो बहुत हल्की बस लाइट जा सकती है, प्रकाश है ना,
उसकी ऊष्मा तो नहीं होगी, उसमें इतना पावर तो नहीं होगा, पावर इतनी दूर में रहता है सामने वाली में, ठीक है। यहाँ पे स्थित है तो यहाँ ऐसे रोशनी थोड़ा ना आती है, तो यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, शीत कटिबंध क्षेत्र हो जाता है ये, ठीक है। ये है अंटार्कटिका, ओके। ये बिल्कुल कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब ये विषुवत से नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। दक्षिण ध्रुव जो है वो बिल्कुल इसके बीच में स्थित है। बात क्लियर हो गई? चलिए, अंटार्कटिका भी पूरा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ से जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, यहीं से मैं कल क्वेश्चंस आपसे पुटअप करूंगा, उसमें पूछूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। तो आप इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, यहाँ से हम कई क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कम्युनिटी पोस्ट में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। 71% पे पानी है, 29% में स्थल का मतलब उसमें हमारा क्या है? पहाड़ भी है, हमारा जंगल भी है, बस्ती भी है, सब कुछ है उसमें। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल जो भूमि के नीचे है, और वायुमंडल की जलवाष्प, सभी कुछ इसमें आ जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कीजिए, पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% से भी अधिक, मान के चलिए 97.5% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। इतना अधिक खारा होता है कि कितना अधिक कि उसको पीना मुश्किल है, मानव के उपयोग में वो नहीं आ सकता। अच्छा, यहाँ पे कुछ देखिए, ये जो पिक्चर दी गई इसका मतलब क्या है? इस पिक्चर का मतलब ये है, महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार हैं, जो आपके महाद्वीप हैं तुलनात्मक आकार दिया गया है। इसमें करना ये है कि इनके वर्ग को गिनना है और आंसर देना है कि सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा स्क्वायर हो जाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। जैसे एशिया है, एशिया बहुत बड़ा है ना। उसके पश्चिम में यूरोप स्थित है, इधर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सबसे बड़ा ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें ढूंढ के बताना है। हाँ, तो ऊपर पढ़ रहे थे, पानी की बात चल रही थी कि जो है महासागर में 97% से अधिक जो पानी का भाग है वो महासागर में पाया जाता है, और ये इतना अधिक खारा होता है कि, अच्छा ये तो पिक्चर छूट गई, देखिए यहाँ पे सामने ही लिखा है 97% से अधिक का मतलब है 97.5% पानी महासागरों में है। हमारे लिए बचता है अलवण जल जो खारा नहीं है, ओनली 2.5%, 2.5%, ठीक है। चलिए, ये पानी इतना खारा है कि मानव के उपयोग में ये नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है जो खारा नहीं है, ठीक है। मनुष्य के इस्तेमाल में आता है बहुत, और यही कारण है कि नीले ग्रह में यानी पृथ्वी पर रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, पानी की किल्लत हो रही है ना। पानी बोतलों में बिक रहा है, क्यों बिक रहा है जब कितना पानी है? क्योंकि जो पानी है पृथ्वी पर वह मनुष्य के प्रयोग करने के लायक नहीं है, इसीलिए पानी की कमी है, नहीं तो कोई कमी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं महासागर की, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन रटने के लायक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, गतिशील, उसमें मूवमेंट होती रहती है, क्या कहते हैं, स्थिर नहीं है वो। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ये महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? तरंगे उठना, ज्वार भाटा आना और महासागरीय धाराएं, ये 3 मुख्य गतियां होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 प्रमुख महासागर हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर, यानी कि सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक आता है, 3 नंबर पे हिंद महासागर है, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर है, और फिर आर्कटिक महासागर आ जाता है। ये 5 प्रमुख महासागर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से हम समझते हैं चीज़ों को। देखिए, चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है।
यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, यानी पृथ्वी पर जो टोटल जमीन है पृथ्वी जितना है उसका 3 हिस्सा भाग इसी के पास है, 1/3 हो गया है ना। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है तो वो मेरियाना गर्त है। स्टार्टिंग में भी ये लाइन आई थी। कहाँ है वो? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। किसके? प्रशांत महासागर के। इस मैप में बताइए कहाँ है प्रशांत महासागर? अरे ये रहा प्रशांत महासागर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, वृत्ताकार इसका जो है वृत्त के आकार का है ये। और जो है कि इसमें अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे कि आपका जैसे एशिया है और ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये इसके चारों ओर स्थित हो गए महाद्वीप। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता हम लगा लिए हैं। अटलांटिक महासागर, इसके बाद सेकंड नंबर पे अटलांटिक आता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। नोट कीजिए, लिख लीजिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, पहला महासागर प्रशांत है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। किस आकार का? एस अक्षर के आकार का। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका हैं। पश्चिम में इसके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर के कहाँ हैं? पश्चिम में। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, नोट कीजिए लाइन को। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ओके, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। वो महासागर हमारा, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर किसके आकार का है? त्रिभुजाकार है। और अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। ठीक है, किस महासागर के उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है? तो वो हिंद महासागर है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिण महासागर है यह अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कौन? दक्षिणी महासागर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर जिस जल धारा से जो इनकी जल संधि है उसका नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। जिस पानी की धारा से जुड़े हैं वो कौन सी, वो संधि क्या कहलाती है? बेरिंग जल संधि कहलाती है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब इसके बाद पॉइंट आता है हमारा कि वायुमंडल क्या होता है। आइए अब यहाँ से हम समझेंगे वायुमंडल को समझेंगे। देखिए, वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी है। हमारी जो पृथ्वी है ये चारों ओर से जो है एक गैस की परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। डिफरेंट कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है?
5 परतों में बांटा गया है। नाम बता दीजिए सर। नाम है इसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बात क्लियर? कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके, इन परतों को पृथ्वी की सतह से ही हम शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये पृथ्वी की ये क्या है? ये पृथ्वी की सतह है। सबसे पहले इसमें कौन आ गया? क्षोभ मंडल आ गया। इसके ऊपर समताप मंडल आ गया। इसके ऊपर फिर मध्य मंडल आ गया। इसके ऊपर फिर आयन मंडल आ जाएगा। उसके ऊपर फिर बहिर्मंडल आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब यहाँ से और आगे बात करते हैं। वायुमंडल जो है ये मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल किन गैसों से मिलकर बना है? मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। बाकी और भी गैसें होती हैं जो कि साफ और शुष्क हवा का 99% पार्ट होता है। आयतन के अनुसार अगर बात करें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। दूसरी गैसें जैसे CO2 है, कार्बन है, इनका परसेंटेज मात्र 1 है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है वह प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। कौन? जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करती है। कौन सी गैस है जो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट क्या कहता है? ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जो घनत्व है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ये तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने की वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान भी घटता जाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कुछ और चीज़ें इसमें समझानी है। देखिएगा, अभी ऊपर कुछ छूट गया है जिसको हमें समझाना है। अभी ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ये सिर्फ पढ़ लीजिए, इसमें लिखना कुछ नहीं है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा था, वायु किधर से किधर बहती है? तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उसके आगे पॉइंट कहता है कि गतिशील वायु जो है वो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब जीवमंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। इसको सिर्फ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। पहले जीवमंडल को समझ लीजिए। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए। आपके कमेंट हमें ये बताते हैं कि हमें आगे कहाँ तक जाना है, हमें आगे कितना करवाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, चलिए। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वो भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल में जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। कितने? 2 भागों में। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर लकड़ी और खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है, जहाँ पर थोड़ा ढाल टाइप होता है। इस प्रकार होता क्या है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में कुछ परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में जैसे सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों और नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों और गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस गैस की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ग्रोथ की वजह से वृद्धि के कारण हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिए, रट लीजिए। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। आगे देखिए, इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की परम आवश्यकता है। ये चैप्टर कवर हुआ। अब ऊपर कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको डिस्कस करना है, वो शायद आप नहीं देख पाए हैं, मेरे दिमाग में था, ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये छूट गया था, इसको देखिएगा। आज आपके लिए बहुत मेहनत की है, एक तो एक एक पॉइंट पढ़ना, उसको हाईलाइट करना, फिर आप तक क्लास पहुंचाना, बहुत मेहनत का काम है। और आपकी, मुझे लगता है आप लोगों की तो बहुत ही मेहनत लगती है लाइक और कमेंट करने में। देखिए, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। लिख लीजिए, तुरंत नोट कीजिए। क्या नोट करना है सर? नोट ये करना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा। कहाँ के थे? एडमंड जो थे वो न्यूजीलैंड के थे, तेनजिंग नार्पे और शेरपा जो हैं ये भारत के थे। कब चढ़े थे पर्वत पे? 29 मई 1953 को, 29 मई 1953 को गए थे ये लोग। पॉइंट नोट, ठीक है। अगला पॉइंट, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी पूरे संसार की जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, विश्व की पहली महिला एवरेस्ट पर कदम रखने वाली, उनका नाम क्या था? जुंको ताबेई था। अच्छा, कहाँ की थी? जापान की थी। कब एवरेस्ट पर चढ़ी थी? 16 मई 1975 को चढ़ी थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक है, एवरेस्ट पर अपना कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी। कब गई थी? 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। दिल पे हाथ रख के बताना क्लास कैसे रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से क्लास आप तक पहुंचाई है। इसी तरीके अब बताओ, क्लास 6 की किताब में इतना सारा कंटेंट है और इसका 5 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर इसके और बचे हैं। इसके बाद क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर हम 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है। फिर भी आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।